बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। CS201 की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा 10th लेक्चर है और उसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है आज वो है फंक्शन कॉल। ये दो तरीक़ों से होती है। तो हम देखेंगे कि बाय वैल्यू फंक्शन क्या है और बाय रेफरेंस क्या है। हेडर फाइल्स हमने लास्ट टाइम देखी थी और उनका यूज़ देखा था कि हमें कोई भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना हो तो उसकी रेलिवेंट हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। जो हमने कहा कि सी इन और सी आउट के केस में हम यानी IO स्ट्रीम यूज़ करते आ रहे हैं या इंक्लूड करते आ रहे हैं। फिर हमने कहा दो तरह की हेडर फाइल्स होती हैं, एक प्री डिफाइंड या प्री एग्जिस्टिंग होती हैं जो कि लैंग्वेज या कंपाइलर के इंस्टॉलेशन के दौरान आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर पहले से ही पड़ी होती हैं। दूसरी आप खुद बना सकते हैं, यूज़र डिफाइंड होती हैं, और उसमें आप अपनी किसी भी फंक्शन की किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन या प्रोटोटाइप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी किसी और CPP फाइल में, और उन फंक्शंस को जो आपने बनाए वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आज के स्कोप आइडेंटिफायर क्या चीज़ होती है, स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर से क्या मुराद है हमारी, और ये किस चीज़ का स्कोप है, और आइडेंटिफायर हम किसको कह रहे हैं तो भी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। और इस चैप्टर में या इस लेक्चर में जो लास्ट चीज़ है वो हमें देखनी है कि फंक्शन कॉल से हमारी क्या मुराद है। आपको याद होगा कि हमने फंक्शंस पढ़े थे जब 9th चैप्टर में, तो एक फंक्शन की डिक्लेरेशन थी, एक फंक्शन की कॉल थी और एक फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो आज हम फंक्शन की कॉल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि फंक्शन की कॉल हमें पता है एक लाइन से, लेकिन दो तरीकों से ही होती है और इनमें क्या फ़र्क है। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर ये क्या चीज़ है। हम लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आइडेंटिफायर से मुराद क्या होगी कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एलिमेंट हो सकता है। ये पीस ऑफ एलिमेंट कोई एक वेरिएबल भी हो सकता है जो आप और मैं डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक इंटीजर नंबर, इंटीजर सैलरी, डबल पाए, फ्लोट पाए, ठीक है, इंटीजर एज, कैरेक्टर चॉइस, ये सारे के सारे ये वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, इनको भी हम लैंग्वेज में आइडेंटिफायर कहते हैं। फंक्शन जो हम डिक्लेयर करते हैं उनको भी हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। लैंग्वेज में हमारे पास क्लासेस होती हैं, ये आप थोड़ा सा आगे चल के रिवील करेंगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो चूंकि क्लासेस वहाँ आप इम्प्लीमेंट करेंगे या लिखेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि क्लासेस जो है ये भी बाकी लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट की तरह एक कंस्ट्रक्ट है, और ये भी आइडेंटिफायर हो सकता है। आपने जो कांस्टेंट डिफाइन करने हैं, एक ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती आपके प्रोग्राम में, और उसकी सादा मिसाल हमने देखी थी, या हम ले सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो वो कांस्टेंट है और उसने कांस्टेंट ही रहना है। एक वेरिएबल है ना, आप इंटीजर एज इक्वल टू 10 डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप थोड़ी 2-4 स्टेटमेंट्स के बाद एज इक्वल टू 20 कर लीजिए, तो पहले की वैल्यू 10 थी, अब 20 ओवरराइट हो जाएगी। तो वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। कांस्टेंट ऐसे वैल्यूज होती हैं जो ओवरराइट नहीं होती। आपने अगर कांस्टेंट डिफाइन कर दिया पाई 3.14, तो पूरे प्रोग्राम में पाई 3.14 ही रहेगा, आप ओवरराइट नहीं कर सकते। करने की कोशिश करेंगे कंपाइलर आपको एरर देगा। तो हमारे कांस्टेंट भी क्या है, आइडेंटिफायर हो सकते हैं। एक थोड़ा सा और हाई लेवल कॉन्सेप्ट है यूजर डिफाइंड टाइप्स की, ये शायद आप एंड ऑफ दिस कोर्स पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए अभी कि ये भी आइडेंटिफायर हैं। तो वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस, कांस्टेंट्स या यूजर डिफाइंड, ये 5 चीजें हैं जो हमारे प्रोग्राम के एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब इस स्कोप से क्या मुराद है हमारी, तो स्कोप से मुराद आप आसानी के लिए ये समझ लीजिए कि विजिबिलिटी मुराद है, यानी एक्सेसिबिलिटी मुराद है, रीच या उसका यूज मुराद है। हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें हमारे पास कहीं एक हम अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या प्रोग्राम के किसी दूसरे हिस्से में वो वेरिएबल एक्सेस हम कर सकते हैं, हमें वो वेरिएबल विजिबल है, इसको हम कहते हैं स्कोप। मैं दोहरा देता हूं, आपके पास एक 100-200 स्टेटमेंट्स का प्रोग्राम हो सकता है लंबा। आपने कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब कहीं और जाके नीचे आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा उसका स्कोप कि आपने उसको कहाँ यूज करना है। तो आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं नीचे या नहीं कर सकते, ये क्या कहलाएगा, विजिबिलिटी यानी स्कोप। आसान लफ्जों में वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वो किस तरह का डिक्लेयर होना चाहिए कि उसको कहीं एक जगह इस्तेमाल होना है,
या उसका स्कोप कोई और रखना पड़ेगा अगर हमने उसको कहीं और इस्तेमाल भी करना है या पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, तो उसको हम बता देंगे कि स्कोप क्या है। अभी हम आगे चल के इनकी टाइप्स देखते हैं तो मजीद वाज़ेह हो जाएगी बात। तो हम एक वेरिएबल की एग्जांपल लेते हैं इनमें से, अपने आइडेंटिफायर्स में से, और हम देखते हैं वेरिएबल को लेके हमारे पास कितने स्कोप हैं। तो सबसे पहला स्कोप क्या है? ग्लोबल का स्कोप है, यानी ग्लोबल स्कोप है। इससे क्या मुराद है कि अगर आप किसी वेरिएबल को मेन से बाहर डिफाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका ग्लोबल हो जाएगा। और जैसा नाम से ही जाहिर है, एक वो वेरिएबल जो आपने ग्लोबल बना दिया है, उसको मेन से बाहर आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी उसको आप यूज कर सकते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी आप उसको यूज कर सकेंगे, मेन के अंदर भी और मेन से बाहर भी। जैसा नाम से जाहिर है, ग्लोबल का मतलब उसका स्कोप बड़ा है, ज्यादा है। इसकी क्विकली एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमने इंक्लूड IOStream लिखा, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हमारा इंटीजर मेन है। हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, पूरे का पूरा मेन फंक्शन हमने उसको जस्ट एक हाईलाइट किया, ये पॉइंट किया कि ये हमारा मेन हो सकता है। और आप देख रहे हैं इंक्लूड के बाद और इंटीजर मेन से पहले इनके दरमियान येलो हाईलाइट आप देख रहे हैं, एक नंबर इंटीजर टाइप का डिफाइन किया हुआ है, G नंबर, एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो ये G नंबर का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ये मेन से बाहर किया है। अब इसका स्कोप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ग्लोबल। कंपाइलर ये समझ जाएगा कि आपने इसको मेन से बाहर डिफाइन किया है, तो आप इसको ग्लोबल बना रहे हैं। रिमेंबर, हम कोई कीवर्ड यूज नहीं कर रहे किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए। सिर्फ इतना जरूरी है कि हम उसको जिस जगह डिफाइन कर रहे हैं, वो जगह खुद बता रही है कि उसका स्कोप जो है वो क्या है? ग्लोबल है। और उसके लिए क्या हमने कहा? मेन से बाहर आके हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। आमतौर पर इसको मेन से पहले कर दिया जाता है। आपके प्रोग्राम में जितने ग्लोबल वेरिएबल कल को अपने यूज करने हैं या हो सकते हैं, आप मेन शुरू करने से पहले उनको डिफाइन कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 जितने भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास स्कोप अवेलेबल है, वो हम उसको कहते हैं ब्लॉक लेवल स्कोप। अब ब्लॉक से हमारी क्या मुराद है? देखिए, वो वेरिएबल जो किसी एक ब्लॉक के अंदर हमने डिफाइन कर दिया, और इस ब्लॉक से हमारी क्या मुराद है? हमारे पास इफ का कंस्ट्रक्ट है, हम उसका ब्लॉक लिखते हैं, यानी इफ के बाद कंडीशन और फिर ब्लॉक लिखते हैं। इफ एल्स ब्लॉक हो सकता है, स्विच का ब्लॉक हो सकता है, हमारे पास फॉर का लूप होता है, उसका एक ब्लॉक हो सकता है, वाइल का हो सकता है, फंक्शन हम लिखते हैं, उसका एक ब्लॉक हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किसी ब्लॉक के अंदर जाके जब हम कुछ डिफाइन करेंगे कोई एक वेरिएबल, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक लेवल हो जाएगा। ऐसे वेरिएबल को जो किसी ब्लॉक के अंदर आप डिफाइन करेंगे, उसको सिर्फ उसी ब्लॉक में ही यूज किया जा सकता है। ब्लॉक से बाहर आप उसको यूज करेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा, आपके पास एरर आएगा। कंपाइलर आपको कहेगा कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ, अनडिक्लेयर है, अनडिफाइंड है। तो ये ऐसा वेरिएबल जो ब्लॉक लेवल का होगा, ब्लॉक के अंदर डिफाइन होगा, और सिर्फ उसी ब्लॉक में आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इसका स्कोप क्या है? ब्लॉक लेवल। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, डिपिक्शन है कि आपके पास अगर ब्लॉक लेवल स्कोप होगा तो वो वेरिएबल कैसा होगा या कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे। हमने मेन के अंदर आके 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे वैसे ही दिखा दिया है कि आपके पास इफ का या स्विच का, फॉर लूप का, वाइल लूप का, या किसी फंक्शन का भी हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि स्टेटमेंट 2 के बाद कोई एक ब्लॉक है, ऐसा भी हो सकता है, वो मेन से बाहर फंक्शन का ब्लॉक भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर हमने int temp, एक इंटीजर टेम्प डिक्लेयर किया हुआ। अब मैं मेन के अंदर आके स्टेटमेंट 2 के बाहर टेम्प यूज करना चाहूं, या रिटर्न 0 से पहले टेम्प इज इक्वल टू समथिंग करूं, या cout temp करूं, तो मुझे एरर आएगा, क्योंकि मैंने जो टेम्प का वेरिएबल है वो अपने ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया हुआ, तो ब्लॉक में मैं यूज कर सकता हूं। ब्लॉक से बाहर आके मैं टेम्प को यूज नहीं कर सकता। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी ब्लॉक में डिफाइन हो, वो सिर्फ उसी ब्लॉक में यूज हो सकेगा, उस ब्लॉक से बाहर वो वेरिएबल यूज नहीं हो सकेगा। तो ये क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल। ऐसे वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है? ब्लॉक लेवल। तो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, C++ के कॉन्टेक्स्ट में हम एक फंक्शन को 2 तरह से कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमने एक तरह से उसको कॉल की है। तो फंक्शंस के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि फंक्शन को कॉल कैसे करना है, वो एक तरीका है। फंक्शन को कॉल करने के 2 तरीके अभी हम देखते हैं। तो एक पहला जो तरीका है वो क्या है? कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू याद रखिएगा कि फंक्शन का डिफॉल्ट है।
आम तौर पे आप ये समझ लीजिए, जैसे हमने भी किया लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में, कि फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू किया या बाय वैल्यू कॉल किया। अब देखते हैं कि बाय वैल्यू से क्या मुराद है। तो जब भी फंक्शन कॉल बाय वैल्यू होगी या आप बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे तो उससे क्या मुराद होगी कि आप जो पैरामीटर्स मेन में से पास कर रहे हैं फंक्शन को, तो उनकी एक कॉपी आपको याद होगा, मैंने उस वक्त पे हाईलाइट किया था कि आप ये याद रखिए कि हम इन पैरामीटर्स की कॉपी भेज रहे हैं फंक्शन को। तो कॉल बाय वैल्यू में आप याद रखिएगा कि एक तो लैंग्वेज का डिफॉल्ट ये है, और दूसरा ये क्या है, इसमें जो पैरामीटर्स आप दे रहे हैं उनकी एक कॉपी जाती है फंक्शन को। हम फंक्शन के अंदर आके उन पैरामीटर्स को जो कि मेन से हमने भेजे हैं अपने फंक्शन को, उनमें कोई मॉडिफिकेशन तब्दीली कर सकते हैं आर्जी तौर पे फंक्शन के ब्लॉक के अंदर। इस चेंज का एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिपीट कर देता हूं, मेन में से हमने एक पैरामीटर पास किया फंक्शन को, फंक्शन ने उसकी कॉपी नीचे डेफिनेशन में अपनी भिजवा दी, डेफिनेशन में आके हमने वो कॉपी को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। अब जो थोड़ा बहुत हमने चेंज किया वो हमने फंक्शन के ब्लॉक के अंदर किया, इससे ओरिजिनल पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो मेन से आया हुआ है। अब दोबारा मेन के अंदर अगर हम प्रिंट करेंगे उस पैरामीटर को तो वो वही रहेगा। ये क्या होगी, कॉल बाय वैल्यू होगी। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं इसकी जी। तो हम अपनी आईडी पे हैं और आज हम कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं। एक अच्छी आईडी है, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप यहां से डाउनलोड करके इसको सेटअप कर सकते हैं। हम क्विकली अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। जी तो मैंने क्विकली स्ट्रक्चर लिख लिया। हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमने लास्ट फंक्शन यूज़ किया था माई स्क्वायर, हम उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। माई स्क्वायर और एक ही इंटीजर हम इसको पास करेंगे और यहाँ पे हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं नम, और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं नम को 10 के साथ। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट एक प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया, नम की वैल्यू प्रिंट करवाई है, और दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, माई स्क्वायर को कॉल करके वो प्रिंट करवा रहे हैं, और उसके बाद फिर एक दफ़ा क्या कर रहे हैं, हम नम को दोबारा प्रिंट कर रहे हैं। हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं क्विकली। तो ये देख लीजिए हम रिटर्न कर रहे हैं स्क्वायर उसका, और लेकिन मैंने इंटेंशनली यहाँ पे जो पैरामीटर ऊपर से नम का ए में आया है, मैंने उसको जानबूझ के इंटेंशनली जो है ना वो ए प्लस प्लस कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन में ए का स्क्वायर रिटर्न कर दिया है, ए इंटू ए, यानी जो नम की वैल्यू ए में आएगी हमने उसका स्क्वायर रिटर्न कर दिया है, जो कि हमारी लाइन नंबर 12 में यहाँ पे जाकर रिटर्न हो जाएगा। इसकी जगह पे, इसकी जगह हमारे पास 100 रिटर्न हो जाएगा। ऑब्वियसली नम की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10 100 यहाँ रिटर्न होगा। उसके बाद हमने फंक्शन में क्या किया, ए की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है। असल में 10 आया हुआ है तो यहाँ पे फंक्शन में ए 11 हो गया है। मेन के अंदर हमने नम को दोबारा प्रिंट किया हुआ, लेकिन चूंकि ये कॉल बाय वैल्यू है तो यहाँ टेम्परेरी ए की वैल्यू जो नम की वजह से यहाँ आई हुई है वो तो अपडेट होगी है। नम जो है वो 10 का 10 ही है, ठीक है। तो दोबारा नम 10 प्रिंट होगा। तो ये देखिएगा आप, वैल्यू ऑफ नम इज 10। ये तो हमारी लाइन नंबर 10 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, लाइन नंबर 12 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। द स्क्वायर ऑफ द नम इज 100। और आप लाइन नंबर 14 पे देख सकते हैं कि हमने दोबारा नम को प्रिंट किया है, तो दोबारा भी नम जो है वो 10 ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जबकि हमने फंक्शन की कॉल में लाइन नंबर 23 पे हमने नम की जो वैल्यू ए में आई थी उसको अपडेट किया है। तो आपने ये कहा था कि फंक्शन के अंदर हम टेम्परेरी जो हमारा पैरामीटर आया हुआ है उसको अपडेट कर भी दें, तो कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन को जो एक्चुअल पैरामीटर पास हुआ हुआ उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैरामीटर वही रहता है। तो हमने यही कहा था कि एनी चेंज टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर। वो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही हमने देखना था। ये कब सूटेबल है, जब आपको कोई एक्चुअल पैरामीटर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। तो हमारी जो दूसरी टाइप है फंक्शन कॉल की, उसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल पैरामीटर हैं बजाय उनकी कॉपी भेजने के, जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू में किया था, हम एक्चुअल पैरामीटर का रेफरेंस भेज देते हैं, यानी उनका मेमोरी एड्रेस भेज देते हैं। ये एक नई चीज है आपके लिए।
फंक्शन उस एड्रेस पे जाता है, वो वैल्यू यूज करता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, और अगर कोई चेंज करता है फंक्शन उस पैरामीटर में, तो मेन में जब हम दोबारा उसको यूज करने की कोशिश करते हैं तो हमें वैल्यू अपडेटेड मिलती है, क्योंकि कॉपी नहीं है। अब फंक्शन के पास एड्रेस है, तो फंक्शन खुद उस जगह पे जाता है, उसको यूज भी करता है वेरिएबल को, और चाहे तो उसकी वैल्यू ओवरराइट या अपडेट कर सकता है। अभी हम इसकी क्विकली एग्जांपल देखते हैं। हम अपने लास्ट वाले कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और दोबारा देखते हैं कि क्या फंक्शन की मैनिपुलेशन के बाद एक्चुअल पैरामीटर अपडेट हो रहा है, जो कि बाय रेफरेंस में होना चाहिए। लेट्स सी दिस। तो हम अपनी आईडी में आ गए और अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हमने कहा जी हमें अपने फंक्शन को अब की बार क्या करना है, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम उसको क्या करेंगे, हम नम की कॉपी नहीं देंगे बल्कि नम का रेफरेंस देंगे। और रेफरेंस से क्या मुराद है, वो मेमोरी एड्रेस जहां पे क्या पड़ा होगा, हमारा नम का वेरिएबल पड़ा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी तब्दीली ये करते हैं कि इस INT के साथ स्टैरिक लगा देते हैं। इस स्टैरिक से क्या मुराद होगा कि अब के बार हम फंक्शन को जो पैरामीटर दे रहे हैं वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी, बल्कि उसका एड्रेस होगा। स्टैरिक से मुराद एड्रेस होगा। दूसरी जो चेंज हमें करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि यहाँ नम से पहले हमें एड्रेस का ऑपरेटर यानी कि एम्परसैंड लिखना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज हमें यहाँ पे करनी, यह इंटीजर के साथ एस्ट्रिक आएगा। और अब अगर इस ए को हम ऐसे यूज कर लें तो इसका मतलब होगा एड्रेस, क्योंकि हमने एड्रेस भेजा हुआ ना, तो एड्रेस को तो एड्रेस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो एड्रेस के ऊपर जो पड़ी हुई वैल्यू है उसको यूज करने के लिए उससे पहले फिर स्टार लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू मल्टीप्लाई हो इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ। और ए में हमने कहा कि ये एड्रेस है, तो इसलिए इसको स्टैरिक देना पड़ेगा कि इस पे पड़ी हुई जो वैल्यू है वो भी अपडेट कर दें। अब देखते हैं जरा इसको चला के आउटपुट क्या आती है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ द नम इज 10, जो कि मेन से प्रिंट हो रही है लाइन नंबर 10 के ऊपर। उसके बाद हमने फंक्शन की कॉल आई, लाइन नंबर 12 से हम चले गए लाइन नंबर 19 के ऊपर। तो सबसे पहले हमने वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, 10 से 11 कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर रिटर्न किया, 11 × 11 121। तो लाइन नंबर 12 के ऊपर स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 121, ये तो बिल्कुल ठीक प्रिंट हुआ हुआ। और लाइन नंबर 14 के ऊपर आप देख सकते हैं हमने दोबारा नम को प्रिंट किया है, तो अब नम 11 प्रिंट हुआ है, 10 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि लाइन नंबर 21 में हमने नम को एक्चुअल बाय रेफरेंस जाके 10 से 11 कर दिया, इंटेंशनली ऐसा किया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन ने उस वैल्यू को यूज किया, उस रेफरेंस पे गया और वहां जाके वैल्यू को मैनिपुलेट या अपडेट भी कर दिया है। कॉल बाय रेफरेंस उस वक्त वैल्यूएबल है, ये यूजफुल है आपके लिए जब आपने उस पैरामीटर को जो मेन से आप पास कर रहे हैं या किसी और फंक्शन से अपने फंक्शन को पास कर रहे हैं उसको यूज भी कर रहे हैं और उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज, अपडेट या मैनिपुलेट भी करना है। तो यूं हमारा पार्ट 2 कंक्लूड हुआ और इसके साथ साथ चैप्टर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया जी। ये 2 आर्टिकल थे जो हमारे रहते थे चैप्टर 10 में। ये आज के कंटेंट में से कोई चीज भी आपको कंफ्यूज कर रही हो, मुश्किल आ रही, कॉल बाय रेफरेंस थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास पॉइंटर और एड्रेस वेरिएबल और एड्रेस के ऊपर पड़ी वैल्यू को स्टैरिक से कैसे यूज करना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। कंटेंट पढ़िए, 2-3 प्रोग्राम्स बनाइए और अपने आप को इन चीजों से प्रोफिशिएंट और फेमिलियर कीजिए। फिर भी कोई सवाल हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट्स, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको वेरिएबल स्कोप से रिलेटेड कोई एक प्रोग्राम और बना के देना है तो वो मैं बना के दे दूंगा, या मुझे एक और एग्जांपल करनी है कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल लैंड ए हैंड टू शेयर अनदर वीडियो इंशाल्लाह विद यू, ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिफाइन हो, क्लियर हो, शार्प हो, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 11th लेक्चर में। तब तक कोड एंड कोड हमेशा की तरह वही एडवाइस है आप लोगों के लिए। फॉर ए प्रोग्रामर चीजें समझ आ जाती हैं, फौरन इंप्लीमेंट कीजिए, कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कीजिए और आगे चलते जाइए। दुआ गो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। विल कनेक्ट यू इंशाल्लाह इन 11th लेक्चर ऑफ द सीरीज। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।